सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफ़सानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफ़साना जोगिया। नहा धोकर नीचे के 3 साढ़े 3 कपड़े पहने जोगिया रोज़ की तरह उस दिन भी अलमारी के पास आ खड़ी हुई और मैं अपने हाथ से थोड़ा पीछे हटकर देखने लगा। ऐसे में दरवाज़े को हाथ जो लगा तो चूं की एक बेसुरी आवाज़ पैदा हुई। बड़े भैया जो कहीं पास ही बैठे शेव बना रहे थे मुड़कर बोले, क्या है जुग्गल? कुछ नहीं मोटे भैया, मैंने उन्हें टालते हुए कहा, गर्मी बहुत है। और मैं फिर सामने देखने लगा। साड़ी के सिलसिले में जोगिया आज कौन सा रंग चुनती है। मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था। रंग मेरे हवास पर छाए रहते थे। रंग मुझे मर्द औरतों से ज़्यादा नातिक मालूम होते थे और आज भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग अक्सर बेमाना बातें करते हैं, लेकिन रंग कभी माने से खाली बात नहीं करते। हमारा मकान कालबा देवी की वादी शीट अग्यारी लेन में था। पारसियों की अग्यारी तो कहीं दूर गली के मोड़ पर थी। यहाँ सिर्फ मकान थे, आमने सामने, जो एक दूसरे से बगलगीर हो रहे थे। इन मकानों की हम आगोशियाँ कहीं तो माँ बच्चों के प्यार की तरह धीमी धीमी, मुलायम मुलायम और साफ़ सुथरी थीं, और कहीं मर्द औरत की मोहब्बत की तरह मजनूनाना, सीना बसीना, लब बलब, गलीज़ और मुक़द्दस। सामने बापू घर की किस्म के कमरों में जो कुछ होता था वो हमारे यहाँ ज्ञान भवन से साफ दिखाई देता था। अभी बिजोर की माँ तरकारी छील रही है और चाकू से अपना ही हाथ काट लिया है। डंकर भाई ने अहमदाबाद से घी और तेल के 2 पीपे मंगवाए हैं और पंजाबन सबकी नज़रें बचाकर अंडों के छिलके कूड़े के ढेर में फेंक कर भाग रही है। जैसे हमारे ज्ञान भवन से इन लोगों का खाया पिया सब नज़र आता था, ऐसे ही उन्हें भी हमारा सब कुछ नज़र आता होगा। जोगिया के घर का नाम तो रणछोड़ निवास था, लेकिन मैं उसे बापू घर कहता था, इसलिए कि उसमें आम तौर पर विधवाएं और छोड़ी हुई औरतें रहती थीं। उनमें एक जोगिया की माँ थी जो दिन भर किसी दर्जी घर में सिलाई की मशीन चलाती और उससे इतना पैसा पैदा कर लेती जिससे अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके और साथ ही जोगिया की तालीम भी मुकम्मल करे। जोगिया 17-18 बरस की एक खूबसूरत लड़की थी। कद कोई ऐसा छोटा न था, लेकिन बदन के भरे पुरे और गट्ठे होने की वजह से उस पर छोटा होने का गुमान गुजरता था। किसी को यकीन भी ना आ सकता था कि जोगिया दाल रंगना और हफ्ते में एक आध बार की श्रीखंड से इतनी तंदुरुस्त हो सकती थी। बहरहाल इन लड़कियों का कुछ मत कहिए, जो भी खाती हैं सब अल्लम गल्लम इनके बदन को लगता है और बाज़ वक्त तो गलत हिस्सों को लगता है, जिन्हें मैं तो सही हिस्से कहता हूँ, क्योंकि औरत के जिस्म में पतले पतले पीले पीले खतूत की बनिस्बत मुझे गहरे गहरे और भरपूर ख़त अच्छे लगते हैं। जोगिया का चेहरा सोमनाथ मंदिर के पेशरुख की तरह चौड़ा था, जिसमें किंदील जैसी आँखें रात के अंधेरे में भटके हुए मुसाफिरों को रोशनी दिखाती थीं। मूर्ति में नाक और होंठ जमर्रुद और याकूत की तरह टंके हुए थे। सर के बाल कमर से नीचे तक की पैमाइश करते थे, जिन्हें वो कभी ढीला ढीला और भीगा भीगा रखती और कभी इस कदर खुश्क बना देती कि उनकी कुछ लटें बाकी बालों से खामखा अलग होकर चेहरे और गर्दन पर मचलती रहती। उसका चेहरा क्या था, पूरा तारा मंडल था, जिसमें चांद ख्यालों और जज्बों के साथ घटता और बढ़ता रहता था। जोगिया यूं बड़ी भोली थी, लेकिन अपने आप को सजाने बनाने के सिलसिले में बहुत चालाक थी। कब और किस वक्त क्या करना है वो खूब जानती थी, और उसके इस जानने में उसकी तालीम का बड़ा हाथ था, जिसने उसके हुस्न को दोबाला कर दिया था। गड़बड़ थी तो सिर्फ रंग की, क्योंकि जोगिया का रंग ज़रूरत से ज़्यादा गोरा था, जिसे देखते ही ज़ुकाम का सा एहसास होने लगता। अगर बाकी की चीज़ें इतनी मुतनासिब न होती तो बस छुट्टी हो गई थी। मैं नहीं जानता मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, लेकिन यह हकीकत है कि जोगिया को देखते ही मेरे अंदर दीवारें सी गुजरने लगती थीं। और जहाँ तक मुझे याद है, जोगिया भी मुझे देखकर गैर मुतल्लिक़ बातें करने लगती। जोगिया मेरी भतीजी हीमा की सहेली थी। अजीब सहेलपना था। हीमा सिर्फ 7 साल की थी और जोगिया 18 बरस की। उनकी दोस्ती की कोई वजह थी जिसे सिर्फ जोगिया जानती थी, और या फिर मैं जानता था। मोटे भैया और भाभी सिर्फ यही समझते थे कि वो हीमा से प्यार करती है, इसलिए उसे पढ़ाने आती है।
यूं हमारे घर में आकर जोगिया सबको सबक दे जाती थी। मैं, जो कि एक आर्टिस्ट बनने जा रहा था, ऐसी रख रखाव की बातों का कायल न था, लेकिन मेरी मजबूरियां थीं। मैंने कमाना शुरू नहीं किया था और मेरे हर किस्म के खर्च का मदार मोटे भैया पर था। अलबत्ता बीच बीच में मुझे इस बात का भी ख्याल आता था कि इस दांव घात में भी एक मज़ा है। मगरिब में लड़के लड़कियां जो इतनी आसानी से एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं, बिना किसी इल्तिहाब के एक दूसरे की आगोश में चले जाते हैं, खाक लुत्फ़ उठाते हैं। इत्तेफाकन महबूबा के बदन से छू जाने पर उनके अंदर तो कोई बिजली न दौड़ती होगी। शायद उनको कोई ऐसा लुत्फ़ मिलता हो जो हमारे लुत्फ़ से अरफा हो, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ लम्स और इधर उधर की बातों ही में ऐसे तलज़्ज़ुज़ का एहसास होता है कि उनके विसाल में भी क्या होगा। यूं ही दो चार बार मेरा हाथ जोगिया के पिंडे को लग गया होगा। एक बार, सिर्फ एक बार मैंने अपने इरादे से उसका मुंह चूमा था। हम घर से थोड़े थोड़े वक्फे और फासले के साथ निकलते थे और फिर पारसियों की अगियारी के पास मिल जाते। हमारे इस राज को सिर्फ वो पारसी पुजारी ही जानता था जो फरिश्तों के लिबास में अगियारी के बाहर बैठा होता और मुंह में जिंदौस्ता पड़ता रहता था। वो सिर्फ हमारे सुरोश को समझता था, इसलिए उसके पास से गुजरते हुए हम उसे ज़रूर साहब जी कहते और फिर उस रास्ते पर चल पड़ते जो दुनिया के लहवो लाइव मेट्रो सिनेमा की तरफ जाता था, जहाँ पहुँचकर जोगिया अपने कॉलेज की तरफ चल देती और मैं अपने स्कूल की तरफ। रास्ते भर हम गैर मंतकी बातें करते और उनसे पूरा हिज़ उठाते। अगर प्यार की बातें होती भी तो किसी दूसरे के प्यार की, जिनमें वो मर्द को हमेशा बदमाश कहती और फिर इस बात पर कुढ़ती भी कि इसके बगैर भी गुजारा नहीं। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में किसी आर्टिस्ट की मुनफरिद नुमाइश थी और पूरे शहर बम्बई में से कोई भी उस बदनसीब की तस्वीरों को देखने और ख़रीदने न आया था। सिर्फ मैं और जोगिया पहुँचे थे, और वो भी तस्वीरें देखने के बजाय एक दूसरे को देखने, महसूस करने के लिए। पूरे हॉल में हमारे सिवा कोई न था और तीन तरफ से रंग हमें घूर रहे थे। जुहू में एक सुबह के नाम की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें ऊपर के हिस्से पर बुर्श से गहरे सुर्ख रंग को मोटे मोटे और भद्दे तरीके से थोपा और पिचारा गया था। उसने हमारी रूहों तक में इल्तिहाब पैदा कर दिया। तस्वीर के नीचे एक स्टूल सा पड़ा था, जिस पर जोगिया किसी अंदरूनी तकान के एहसास से बैठ गई। उसकी सांस कदरे तेज़ थी और मैं जानता था मोहब्बत में एक कदम भी बाज़ औक़ात सैकड़ों फरसंग होता है और आदमी चलने से पहले थक जाता है। आर्टिस्ट रुहासा होकर बाहर चला गया। देखने कोई आता मरता है या नहीं, अपनी नफ़रत में वो हमारी मोहब्बत को न देख सका था। जब ही हम दोनों के अकेलेपन ने सारे हॉल को भर दिया। उस दिन मैंने जोगिया से सब कह देना चाहा। हम दोनों ही प्यार की हेरा फेरियों से तंग आ चुके थे। चुनांचे मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, ठिठका और फिर स्टूल के पास जोगिया के पीछे खड़ा हो गया। मैं कह भी सका तो बस इतना, जोगिया, मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाऊं? सामने आके सुनाओ, जोगिया बोली। मैंने कहा, लतीफ़ा ही ऐसा है जोगी। मेरी तरफ देखे बगैर ही उसे मेरे हैस बैस का अंदाज़ा हो रहा था और मुझे पीछे उसके कानों की लौं से उसकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। आखिर मैंने लतीफ़ा शुरू किया। एक बहुत ही डरपोक किस्म का प्रेमी था। जोगिया के संभलने ही से उसकी दिलचस्पी का अंदाज़ा हो रहा था। फिर मैंने कहा, वो किसी तरह भी अपनी प्रेमिका को अपना प्यार न जता सकता था। इस पर जोगिया ने तीन चौथाई में मेरी तरफ देखा। तुम लतीफ़ा सुना रहे हो? हाँ, मैंने कुछ खफीफ होते हुए कहा, और जोगिया फिर सीधी होकर बैठ गई, मुंतज़िर। एक ऐसा इंतज़ार जो बहुत ही लंबा हो गया था, जिसमें लम्हात के शरारे किसी बारूद से फूट फूट कर निकल रहे थे, खला में फट रहे थे और आखिर मादूमियत का हिस्सा होते जा रहे थे। जब ही जूहू में एक सुबह में लाल रंग के बीच से सूरज की किरण नीचे समंदर की सियाहियों में डोलती हुई कश्ती पर पड़ी और मैंने कहा, वो लड़की अपने प्रेमी से तंग आ गई। आखिर उसने सोचा, इस बेचारे में तो हिम्मत ही नहीं, क्यों ना मैं इसे कोई ऐसा मौका दूं, शायद। चुनांचे उसने अपने जन्मदिन पर लड़के को बुलाया। लड़का आया भी, गुलदस्ता भी लाया, जिसे हाथ में लेते हुए उसकी प्रेमिका ने कहा, है कितना प्यारा है ये, ऊदे में गुलाबी, गुलाबी में सब्ज़ रंग के फूल। फिर
जोगिया की बेसब्री पीछे से भी दिखाई दे रही थी। इनके बदले तो कोई मेरा मुंह भी चूम ले। फिर लड़की ने अपना मुंह थोड़ा आगे कर दिया, मगर वो लड़का बाहर जा रहा था, दरवाजे की तरफ। हे भगवान! और जोगिया ने हाथ अपने माथे पर मार लिया। मैंने अपना बयान जारी रखते हुए कहा। लड़की बोली, कहाँ जा रहे हो लाली? लाली ने दरवाजे के पास मुड़ते हुए कहा, और फूल लेने। इससे पहले कि जोगिया हंसती और उसका इंतज़ार अबदियत पर छा जाता, मैंने पीछे से उसके दोनों बाजू जकड़कर उसका मुंह चूम लिया था। अब जोगिया बनावटी गुस्से से मुझे हल्के हल्के थप्पड़ लगा रही थी और अपने होंठ पोंछ रही थी। वो हंस न सकी, क्योंकि वो नाराज़ थी और खुश भी। मोहब्बत के इस बेबरगो गियाह सफ़र में एकाएकी ज़मीन का कोई ऐसा टुकड़ा चला आया था जिसे बारिश के छींटों ने हरा भरा कर दिया था। उस दिन अगर हम जोशीले गहरे सुर्ख रंग की तस्वीर के नीचे खड़े न होते तो मैं जोगिया का मुंह न चूम सकता था। उसके बाद आर्ट का दिलदादा कोई आदमी आया और उसने बाजू वाली तस्वीर ख़रीद ली, जिसका नाम था कोई किसी का नहीं, और जिसमें एक औरत सर हाथों में दिए रो रही थी। सब रंगों में उदासी थी, और वो ऐसे वक्त में उदासी के रंग खरीद रहा था जबकि सब खिलते हुए रंग हमारे थे। जेब में एक पाई न होने के बावजूद सब तस्वीरें हमारी थीं, नुमाइश हमारी थी। जोगिया एक अजीम तशफ़ी के एहसास से मामूर बाहर दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी, जहां से उसने एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा, मुक्का दिखाया, मुस्कुराई और भाग गई। कुछ देर यूं ही इधर उधर रंग उछालने के बाद मैं भी बाहर चला आया। दुनिया की सब चीज़ें उस रोज़ उजली उजली दिखाई दे रही थीं। लोगों ने ऐसे ही रंगों के नाम ऊदा, सफ़ेद, काला और नीला वगैरह रखे हुए हैं। किसी को ख्याल भी नहीं आया एक रंग ऐसा भी है जो उनकी जमा तफरीक में नहीं आता, और जिसे उजला कहते हैं, और जिसमें धनक के सातों रंग छुपे होते हैं। मेरा गला तशक्कुर के एहसास से रुंधा हुआ था। मैं किसका शुक्रिया अदा कर रहा था? उसे एक लम्ह से जोगिया हमेशा के लिए मेरी हो गई थी। मैं जैसे उसकी तरफ से बेफिक्र हो गया था। अब वो किसी के साथ ब्याह भी कर लेती, किसी के साथ सो भी जाती, जब भी वो मेरी थी। ऐसा क्षण जिसमें सच्चाई हो, वलवला हो, बदनसीब शौहर को कहाँ मिलता है? तो गोया मैं उस दिन देख रहा था कि कौन से रंग की साड़ी जोगिया अपनी अलमारी में से निकालती है। अगर वो मुझे मेरे हॉल के दरवाजे के पीछे देख लेती तो ज़रूर इशारे से पूछती, आज कौन सी साड़ी पहनूं, और इसमें सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। मैं तो जानना चाहता था, सुबह सवेरे नहा धोकर जब कोई सुंदरी अपनी साड़ियों के ढेर के सामने खड़ी होती है, तो उसमें कौन सी चीज़ है जो इस बात का फ़ैसला करती है कि आज गुलाबी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इन औरतों के सोचने का तरीक़ा बड़ा पुरअसरार है और पुरपेच, इतना भेद, इतना रहस्य कि मर्द उसकी था को भी नहीं पहुंच सकता। सुना है चांद न सिर्फ औरत के खून बल्कि उसके सोच विचार पर भी असरअंदाज होता है। लेकिन चांद का अपना तो कोई रंग ही नहीं, रोशनी ही नहीं। वो तो सब सूरज से मुस्तार लेता है। जभी जभी साड़ी पहनने से पहले औरत हमेशा अपने किसी सूरज से पूछ लेती है, आज कौन सी साड़ी पहनूं? नहीं नहीं, उसका अपना रंग है, अपना फ़ैसला। हर किसी को कोई मर्द थोड़ा ही बताया जाता है। फिर रात रजनी का भी तो एक रंग होता है, उसका अपना रंग, जिसे देख कर गाते हैं, मोहे श्याम रंग दई दे, मोरा गोरा रंग लई ले। उस दिन बहुत गर्मी थी। नीचे वादी शीट 11 लेन में आते जाते लोग रेत के रंग की सड़क पर से गुज़रते थे तो मालूम होता था मौसम की भटियारन कहीं दाने भून रही है। जब ही कोई पंजाबी या मारवाड़ी बड़ा सा पगड़ बांधे आता तो ऊपर से बिल्कुल मक्की का दाना मालूम होता, जो भट्टी की आंच में फूल कर सफ़ेद हो जाता है। यहाँ ज्ञान भवन से मुझे सिर्फ रंग के छींटे दिखाई दिए। वो सब साड़ियाँ थीं जिनमें से एक जोगिया अपने लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए चुन रही थी। यूं ही उसने एक बार मेरे घर की तरफ देखा। शायद उसकी निगाहें मुझे ढूंढ रही थीं, लेकिन मैंने तो किसी ओट की सुलेमानी टोपी पहन रखी थी, जिससे मैं तो सारी दुनिया को देख सकता था लेकिन दुनिया मुझे न देख सकती थी। उस दिन मेरी हैरानी की कोई हद न रही जब मैंने देखा जोगिया ने हल्के नीले रंग को चुना है। ऐसी गर्मी में यही ठंडा रंग अच्छा मालूम होता था। अगर मैं होता तो जोगिया को यही रंग पहनने का मशवरा देता। जब ही मैंने सोचा, मैंने बहुत छुपने की कोशिश की,
लेकिन जोगिया ने जाने अपने मन में मुझे बुलाकर मुझसे पूछ ही लिया है। फिर वही शुरू की जुदाई और आखिर का मेल। मालूम होता था 11वीं तक ये दुनिया और इसके कानून हैं, उसके बाद कोई कानून हम पर लागू नहीं होता। मैंने बढ़कर जोगिया के पास पहुंचते हुए कहा, आज तुमने बड़ा प्यारा रंग चुना है जोगी। मैं जानती थी तुम इसे पसंद करोगे। तुम कैसे जानती थी? ऐसे ही, कभी कभी तुम्हारा मन मेरे मन में आ जाता है। मैंने सोचते हुए कहा, आज तुम्हें छूने हाथ लगाने को भी जी नहीं चाहता। क्या चाहता है? उस वक्त एक विक्टोरिया हम दोनों के बीच आ गई, जिसे निकलने में सदियां लगीं। मेरी निगाहें फिर झीलों में तैरने, छींटे उड़ाने लगीं। जब तक हम प्रिंसेस स्ट्रीट का चौराहा पार करके मेट्रो के पास आ चुके थे, जहाँ से हमारे रास्ते जुदा होते थे, मैंने कहा, आज जी चाहता है सर तुम्हारे पैरों पर रख दूं और रोऊं। रोऊं? क्यों? शास्त्र कहते हैं आत्मा के पाप रोने ही से धुल सकते हैं। कौन सा पाप किया है तुम्हारी आत्मा ने? ऐसा पाप जो मेरा शरीर न कर सका। ऐसी बातों को औरतें बिल्कुल नहीं समझती, और या फिर ज़रूरत से ज़्यादा समझ जाती हैं। जोगिया न समझ सकी। अपना कोई विचार उसके मन में चला आया था। जानते हो मेरा जी क्या चाहता है? क्या क्या क्या? मैंने बेसब्री से पूछा। चाहता है, उसने अपनी हल्के नीले रंग की साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इसमें छुपा कर इन अंबरों पर उड़ जाऊं, जहां से आप ही वापस आऊं, न तुम्हें आने दूं। और ये कहते हुए जोगिया ने एक बार ऊपर हल्के नीले रंग के आसमान की तरफ देखा, जहां से वो कभी आई थी। मैं कुछ देर के लिए वहीं थम गया और उन खुशनसीबों के बारे में सोचने लगा, जिन्हें जोगिया ऐसी सुंदरियां अपने दामन में छुपा कर अंबरों पर ले गईं, जहां से वो खुद आईं और न उन्हें आने दिया। मुड़ के देखा तो जोगिया जा चुकी थी। अंबर तो कहाँ, जोगिया मुझे तपती हुई ज़मीन और टूटी फूटी सड़क के एक तरफ अकेला बेयारो मददगार छोड़ गई थी, जिसका एहसास मुझे खासी देर के बाद हुआ। हिद्दत से फटती हुई सड़क की दरारों में घोड़ा गाड़ियों के बड़े बड़े पहिए फंस रहे थे, और उनके ड्राइवर पेशानियों पर से पसीना पोंछते इधर उधर तबर्रे सुनाते हुए आ जा रहे थे। जब ही मैंने देखा, खुनकाब की सी कोई मौत चली आ रही है। वो कोई और जवान लड़की थी। लंबी, ऊंची, बॉब किए हुए बाल, वो हल्के नीले रंग की शलवार पहने हुए थी। चंद कदम और आगे गया तो एक नहीं, दो, तीन, चार औरतें हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए शॉपिंग करती फिर रही थीं। ये तजुर्बा मुझे पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक बार क्राफोर्ड मार्केट के इलाके में आने जाने वाली सब औरतों ने धानी लिबास पहन रखा था। फ़र्क था तो सिर्फ इतना, किसी की ओढ़नी धानी थी और किसी की साड़ी। स्कर्ट भी धानी थे, और मैं सोचता रह गया था, सवेरे जब ये औरतें नहा धोकर बालों को छाँटती बनाती हुई कपड़ों की अलमारी के पास पहुंचती हैं, तो इनमें कौन सी बात, कौन सा ऐसा जज्बा है जो इन्हें बता देता है आज मोलसरी पहनना चाहिए। ये तो समझ में आता है कि एक दिन कोई नारंगी रंग इस्तेमाल करती है, तो फिर उससे उसकी तबीयत ऊब जाती है, और फिर दूसरे दिन उसका हाथ अपने किसी दूसरे रंग की तरफ उठ जाता है, मसलन सरसों का सा पीला रंग, चंपई रंग, गुल अनारी, कासनी, फिरोज़ी। लेकिन वो कौन सा बेतारे बरक़ी का अमल है जिससे वो सब की सब एक दूसरी को बता देती हैं, और फिर एकाएक ही पूरा बाज़ार, पूरा संसार एक ही रंग से रंग जाता है। शायद ये मौसम की बात है, या वैसे ही चाँद की, बादल की। शायद कोई मुरवजा फ़ैशन, किसी एक्ट्रेस का लिबास है जो इनके इंतखाब में दखल रखता है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात वो रंगारंग कपड़े भी पहनती हैं, और क्या कुछ मर्द की आंखों के सामने लहरा देती हैं। उस दिन सबकी साड़ियाँ हल्के नीले रंग की देखकर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। समझ का शम्मा भर भी दिमाग में न घुस सकता था। मैं स्कूल पहुंचा तो एक क्लास ख़त्म हो चुकी थी और लड़के लड़कियां बाहर आ रहे थे। कुछ आकर कंपाउंड में गुलमहर के नीचे खड़े हो गए। उनमें सुकेशी भी थी। उसके स्कर्ट का भी रंग नीला था। अगर हेमंत मेरा दोस्त वहाँ न मिल जाता तो मैं पागल हो जाता। हेमंत यूं तो ख़ज़ां को कहते हैं, लेकिन वो हकीकत में वसंत था। बहार जो उस पर हमेशा छाई रहती थी। दुनिया भर में कहीं, किसी जगह भी एक ही मौसम नहीं रहता, और न एक रंग रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सी हंसी रहती थी।
जिसके कारण हम उसे कहा करते थे, साले चाहे कितना ज़ोर लगा ले तू कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। क्या तुझ पर गिरेबान फाड़ कर बाहर भाग जाने की नौबत आई है? बेबसी में तशन्नुजी हाथ तूने हवा में फैलाए हैं और अपने बाल नोचे हैं। क्या तेरे बदन पर एकाएक ही लाखों टिड्डे रेंगते हैं? रात के वक्त अंधेरे में चमगादड़ तुझ पर झपटे हैं और अपना मुंह तेरी शहरक से लगाकर तेरा खून चूसा है। क्या तू उस वक्त बच्चों की तरह रोया है जब तेरी तस्वीर इनामी मुकाबले में अव्वल आई? क्या तुझे ऐसा महसूस हुआ है कि माँ बाप होते हुए भी तू यतीम है और दोस्त एक एक करके तुझे अंधे कुएं में धकेल कर चल दिए हैं? क्या तूने जाना है जिस मंसूर को सूली पर चढ़ाया गया था वो तू था? तेरे चेहरे पर सियाहियाँ छटी हैं और तेरे खद्दो खाल इतने सख्त, घिनौने और ताकतवर हो गए हैं जितने मेक्सिको के म्यूरल्स। क्या तुझे हर लंबोतरी चीज़ एक लिंग और पटेर की गांठ योनी मालूम हुई है जिससे मुतवहिश होकर आज फिर मैंने उसे बताया, शहर की सब औरतें हल्का नीला लिबास पहने निकल आई हैं। हेमंत ने अपने दांत दिखा दिए और हस्बे मामूल मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो मुझे सावन का अंधा समझता था जिसे हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। मैंने सुकेशी की तरफ इशारा किया जिसे हम मॉडल कहा करते थे। वो आज तक किसी की मॉडल न बनी थी, लेकिन उसके बदन के खतूत बिल्कुल देसी लड़कियों के थे। मैंने कहा, देखो आज ये भी हल्के नीले रंग का स्कर्ट पहने हुए है। हेमंत ने कुछ न कहा। वो मेरा हाथ पकड़कर घसीटता हुआ कंपाउंड से लॉन पर ले आया जो पाम के पेड़ों से पटा पड़ा था। वहाँ एक किनारे पर पहुंचकर वो बाड़ के पीछे खड़ा हो गया जहाँ से सामने सड़क दिखाई देती थी। एक रास्ता क्राफोर्ड मार्केट की तरफ जाता और दूसरा विक्टोरिया टर्मिनस और हॉर्नबी रोड की तरफ। वो साबित करना चाहता था ये सब मेरा वहम है। वहाँ पहुँचे तो कोई औरत ही न थी। अगर औरतें अपने अपने मर्दों को हल्के नीले रंग की साड़ियों में छुपाकर ऊपर अंबरों पर उड़ गई होती तो वहाँ मर्द नज़र न आते, लेकिन चारों तरफ मर्द ही मर्द थे और वो यूं घूम फिर रहे थे जैसे किसी औरत से सरोकार ही नहीं। कोई लांबा था और कोई नाटा, कोई खूबसूरत और कोई बदसूरत और तोंदेला, और वो सब भाग रहे थे जैसे उन्हें किसी औरत को जवाब नहीं देना है। जब ही उधर से जैसे लोहे की बनी हुई घाटन गुजरी जिसने हरे रंग का काष्टा लगा रखा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए हेमंत बोला, पहचान अपनी इस माँ को? मैंने बेकार की उज़रदारी की। मैं इन बेचारी गरीब मजदूर औरतों की बात नहीं करता। किनकी करते हो? उनकी जिनके पास कपड़े तो हों। जब ही मेरी बदकिस्मती से एक सिडान सामने पारसी दारू वाले के यहाँ रुकी, उसमें एक अधेड़ उम्र की एक औरत बैठी थी। वो उस जमात की नुमाइंदा थी जिसके पास न सिर्फ कपड़े होते हैं बल्कि बेशुमार होते हैं और रंग इतनी अनवा के कि वो बौखला जाती हैं। इसीलिए जब वो अपने वार्डरोब के सामने खड़ी होती हैं तो उन्हें सुंदरियों का वो बेतारे बरक़ी का पैगाम नहीं आता। उनकी हालत उस ख़रीदार की होती है जिसके सामने कोई दुकानदार अनवा व अक़साम का ढेर लगा दे और वो उनमें से कुछ भी न चुन सकें। वो औरत खूब लिपी पुती हुई थी और उसने एक शोला रंग साड़ी पहन रखी थी। 50 फीट चौड़ी सड़क के उस पार से मुझे उसकी वजह से गर्मी लग रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास न था कि बाहर आग बरस रही है जिसमें ऐसा शोले का सा रंग न चलेगा। उस औरत का नौकर जो थोड़ी देर पहले परमिट के कागज़ संभालता हुआ अंदर गया था, एक टोकरी में कुछ विस्की और चंद बियर की बोतलें रखे हुए बाहर चला आया और डिक्की खोलकर उसमें रखने लगा। जब तक मैं हेमंत के सामने खफीफ हो चुका था, अपनी खिफ़्फ़त को छिपाने के लिए मैंने कहा, ये बियर की बोतलें, कम अज़ कम इसके मर्द को तो गर्मी लगती है। ऐसे ही मैं हेमंत के सामने कई बार शर्मिंदा हुआ। एक आध बार मुझे उसे शर्मसार करने का मौका मिल गया जबकि सब औरतें सुरमई साड़ियाँ पहने सड़क पर चली आई थीं। मुझे हमेशा उनके रंग एक से लगते थे, लेकिन जब हेमंत मेरा कान पकड़कर मुझे बाहर लाता तो मुझे वो अलग अलग दिखाई देने लगते। आखिर मैंने इसे अपने दिल का वाहमा समझकर इन बातों का ख्याल ही छोड़ दिया, लेकिन वो छूटता कैसे। एक दिन जोगिया ने काले ब्लाउज़ और खाकस्तरी रंग की साड़ी का बेहद खूबसूरत इम्तिजाज पैदा किया था। उस दिन सब औरतों ने यही कम्बिनेशन कर रखा था। फ़र्क था तो सिर्फ इतना कि उनमें किसी का ब्लाउज़ खाकस्तरी था तो साड़ी काले रंग की थी जिसमें सुनहरे का एक आध तार झिलमिला रहा था। कई मौसम बदले, ख़ज़ां गई तो बहार आई, यानी जिस किस्म की ख़ज़ां और बहार बम्बई में आ सकती है। और फिर उस बहार में एक काहिश सी पैदा होनी शुरू हुई, एक चुभन,
तलखी की एक रमक चली आई जो मोहब्बत और कामरानी को हद दर्जा गुदाज कर देती है और जज्बों की आंखों में आंसू चले आते हैं। फिर कहीं हरा ज़्यादा हरा हो गया और उस पर ताजगी और शगुफ्तगी की एक लहर दौड़ गई, जैसे बारिश के दो छींटों के बीच सुबुक सी हवा पानी पर दोशाला बुन देती है। फिर समंदर में इस कदर जमर्रुद घुला कि नीलम हो गया और उसमें मछलियों की चांदियाँ चमकने लगीं। आखिर वो चांदियाँ तड़प तड़प कर अपने आप को माहीगीरों के हवाले करने लगीं। फिर आसमान पर सौतो तजल्ली का टकराव हुआ, बादल गरजे, बिजली तड़पी और यकायक छाजों पानी बरसने लगा। इस अरसे में जोगिया ने कई नीले, पीले, ऊदे, काले, सरदेई और सुरमई, धानी और चंपई रंग बदले। उसे कितनी जल्दी थी लड़की से औरत बन जाने की और फिर औरत से माँ हो जाने की। मुझे यकीन था कि इतनी सेहतमंद लड़की के जब बच्चे पैदा होंगे, जुड़वा होंगे, बल्कि 3-4 भी हो सकते हैं, मैं उन्हें कैसे संभालूंगा। और इस ख्याल के आते ही मैं हंसने लगता। उन दिनों जोगिया अपनी बीमार माँ के पैर पकड़कर उससे लिपस्टिक लगाने की इजाज़त भी ले चुकी थी। एक तरफ ज़िंदगी धीरे धीरे बुझी जा रही थी और दूसरी तरफ लपक लपक कर खिल रही थी। जोगिया ने लिपस्टिक इस्तेमाल करने की इजाज़त तो ले ली थी, लेकिन इतनी साड़ियों, इतने रंगों के लिए इतने लिपस्टिक कहाँ से लाती। मैंने एक दिन मैक्स फैक्टर की लिपस्टिक ख़रीद कर तोहफे में जोगिया को दी तो वो कितनी खुश हुई, जैसे मैंने किसी बहुत बड़े राज की कलीद उसके हाथ में दे दी हो। वो भूल ही गई कि वो मेरे साथ गुरुग्राम के ट्राम के पट्टे पर खड़ी है। वो मुझसे लिपट गई। उसके फ़ौरन ही बाद उसकी आंखें मीलों अंदर धंस गईं और नमी सी बाहर झलकने लगी। मैं समझ गया, जोगिया बेहद जज्बाती लड़की है। भला मेरे सामने इतनी ममनून दिखाई देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन बात दूसरी थी। जिस रंग की मैं लिपस्टिक लाया था उससे मैच करती हुई साड़ी जोगिया के पास न थी और न ख़रीदने के लिए पैसे थे। मेरे पास भी इतने पैसे न थे जिनसे कोई खूबसूरत सी साड़ी खरीद कर उसे दे सकता। मैंने तो लिपस्टिक के पैसे भी मोटे भैया की जेब से चुराए थे और या भाभी के साथ उस इश्क में बटोरे थे जिसका हक सिर्फ देवर ही को पहुंचता है। बरसात ख़त्म हुई तो एक तमाशा हुआ। जोगिया ने घर में बड़ों के वक्त के पड़े हुए कुछ हकीक बेच डाले और मेरी लिपस्टिक के साथ मैच करती हुई एक साड़ी खरीद ली। इस बात का मुझे कहाँ पता चलता, लेकिन हमारे घर में एक मुखबिर थी, जोगिया की सहेली हीमा। जोगिया ने नारंगी सुर्ख रंग की साड़ी पहनी और जब हम अगियारी पार लाकानूनियत के जंगल में मिले तो मैंने जोगिया को छेड़ा, जानती हो जोगिया, आज तुम क्या लगती हो। क्या लगती हूँ? बेर बहूटी जो बरसात होते ही निकल आती है। जोगिया के दिल में कोई शरारत आई, मेरी तरफ देखते हुए बोली, जानते हो तुम कौन हो? कौन? बेर, और मैं बेर बहूटी। और उसके बाद जोगिया इस कदर लाल होकर भाग गई कि उसके चेहरे के रंग और साड़ी के रंग में ज़रा सा भी फ़र्क न रहा। उस दिन सब औरतों ने नारंगी रंग के कपड़े पहन रखे थे। अपनी आंखों की इस जुलूस की ताब न लाकर मैंने फिर हेमंत से कह दिया। अब के हेमंत ने अकेले नहीं, 3-4 लड़कों को साथ लिया और शाहराहे आम पर मेरी बेइज्जती की। शायद मुझे इतना बेइज्जती का एहसास न होता अगर सुकेशी वहाँ ना आ जाती, जो सफ़ेद नायलॉन की साड़ी पहने हुए थी और उसमें तकरीबन नंगी नज़र आ रही थी। वो रोज़ बरोज़ सचमुच का मॉडल होती जा रही थी। जोगिया को बेर बहूटी बनने की कितनी ख्वाहिश थी, इसका मुझे रूह की गहराइयों तक से अंदाज़ा था, लेकिन मैं कुछ न कर सकता था, सिवाय इसके कि मैं स्कूल से पास होकर निकल जाऊं और कोई अच्छी सी नौकरी कर लूं और या तस्वीरें बनाकर मालाबार हिल और वार्डन रोड के छोटे दकीका शनासों को औने पौने में बेच दूं। लेकिन इन सब बातों के लिए वक्त चाहिए था, जो मेरे पास तो बहुत था। थोड़ा बहुत जोगिया के पास भी था, लेकिन उसकी माँ के पास न था, मेहनत और मशक्क़त की वजह से जिसे कोई कर्म रोग लग गया था। मैं इस इंतज़ार में था कि एक दिन भाभी और मोटे भैया से कह दूं, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ही न पड़ी। हीमा बापू घर में जोगिया के प्यार दुलार लेती हुई एकाएक ही अपने घर में आ धमकी और धड़ से कह डाला, काका क्यों नहीं तुम जोगिया से ब्याह कर लेते। जब ही मैंने कहा, धत, ये धत, अगर मैं ही कहता तो कोई बात न थी। कुछ दिनों बाद हीमा की इस टाएं टाएं पर भैया और भाभी ने उसे डांटना शुरू कर दिया और एक दिन तो भाभी ने उस मासूम को ऐसा तमाचा मारा कि वो उलटकर दहलीज पर जा गिरी। उस दिन मेरा माथा ठनका।
मुझे यूं लगा जैसे इस बारे में दोनों घरों के बीच में कोई बात हुई है। मेरा अंदाज़ा ठीक था। जोगिया और बिजोर की माओं और पंजाबन ने मिलकर भाभी के साथ बात चलाई और मुंह की खाई। बापू घर की औरतें यूं ठीक थीं, उनसे बातें कर लेना, उनके साथ चीज़ों का तबादला भी दुरुस्त था। एक आध को इशारे से राम करना और चोरी छिपे उनसे हमबिस्तरी कर लेना भी ठीक था, लेकिन उनके साथ रिश्ते नाते की बात चलाना किसी तरह भी दुरुस्त नहीं था। फिर और भी बहुत सी बातें निकल आईं जो हमारे गुजराती घरों का बवाल, उनका जहर, मिट्टी का तेल और कुआं होती हैं। जोगिया की माँ लड़की को कुछ दे दिला न सकती थी, इसीलिए हमारे घरों में जब कोई लड़की जवान होती है तो कुछ लोग उसकी तरफ देख कर कहते हैं, तैयार हो गई मरने को। खैर, देने दिलाने की बात पर मैं तनकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद भाभी और ज्ञान भवन की औरतों ने दूसरी बातें शुरू कर दी। जोगिया का बाप कौन था? कोई कहती वो मुसलमान था, और कोई बुढ़िया गवाही देती वो एक पुर्तगाली था जो बड़ौदे में बड़े अरसे तक रहा था। जो भी हो, वो सब बातें थीं। एक बात जो तहकीक के साथ मुझे मालूम हुई वो ये थी कि जोगिया की माँ मनादूर के ब्राह्मण दीवान की दूसरी बीवी थी, जिसे कानून ने नहीं माना। जोगिया उस दीवान की लड़की थी, मगर लोग जोगिया की माँ एक ब्याहता औरत को दीवान साहब की रखेल कहते थे। ये उस किस्म के लोग थे जिन्होंने जोगिया की माँ के कुछ भी पल्ले पड़ने न दिया, और वो बम्बई चली आई। कुछ भी था, इसमें जोगिया का क्या कसूर था? वो तो अपने बाप की मौत के 3 महीने बाद पैदा हुई थी, और बाप की शफ़क़त का मुंह तक न देखा। मैं इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने और जोगिया के साथ फुटपाथ पर रहने को तैयार था, लेकिन बाकी सब ने मिलकर जोगिया की माँ को इतना सदमा पहुँचाया कि वो मरने के करीब हो गई। अब वो चाहती थी जल्दी से जल्दी जोगिया का हाथ किसी वाजिबी गुजारे वाले मर्द के हाथ में दे दे। मेरे घर वालों की बातों के कारण वो मेरी सूरत से भी बेजार हो गई थी। उसने अपनी बेटी से साफ कह दिया था कि अगर उसने मुझसे शादी की बात भी की तो वो कपड़ों पर तेल छिड़क कर जल मरेगी। जोगिया अब कॉलेज न जाती थी, और बापू घर के जोगिया वाले फ्लैट के किवाड़ अक्सर बंद रहते, और हम ताज़ा हवा के एक झोंके के लिए तरस गए थे। एक शाम मुझ पर बहुत कड़ी आई। सरे शाम ही चमगादड़ के बड़े बड़े पर मुझ गरीब पर सिमटने लगे। कुछ देर के बाद यूं लगा जैसे कोई मेरी शहरक पर अपना मुंह रखे तेज़ी से मेरी सांस चूस रहा है। जितना मैं उसे हटाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही उसके दांत मेरे गले में गड़े जा रहे हैं। ऐसी शामों का रंग सियाह भी नहीं होता और सफ़ेद भी नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही रंग होता है, जलस और जाकाही का रंग। और जिन लोगों पर ऐसी शामें आती हैं वही जानते हैं कि ऐसे में सिर्फ माँ की छातियाँ और महबूबा की छातियाँ ही उनको बचा सकती हैं। मेरी माँ मर चुकी थी, और जोगिया मेरी न हो सकती थी। ओफ़ो, इतनी घुटन, इतनी उदासी। उदासी का भी एक रंग होता है, मैला मैला, छिदरा छिदरा, जैसे मुंह में रेत के बेशुमार ज़र्रे, और फिर उसमें एक उफूनत होती है जिससे मतली भी होती है और नहीं भी होती। आखिर आदमी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से एहसास की हदें ख़त्म हो जाती हैं और रंगों की पहचान जाती रहती है। सुबह उठा तो मेरा इस घर, इस शहर, इस दुनिया से भाग जाने को जी चाहता था। अगर जोगिया की माँ ना होती और वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाती तो मैं उसे लेकर कहीं भी निकल जाता। जब ही मुझे बैरागी याद आने लगे, बुद्ध भिक्षु याद आने लगे, जो इस दुनिया को छोड़ देते हैं और कहीं से भी भिक्षा लेकर अपने पेट में डाल लेते हैं और फिर बैठकर ओम मने पदमे का विरत करने लगते हैं। मैं वाकई इस दुनिया को छोड़ देना चाहता था, लेकिन सामने बापू घर में जोगिया के फ्लैट का दरवाज़ा खुला और जोगिया मुझे सामने नज़र आई। ऐसा मालूम होता था जैसे वो रातों नहीं सोई। उसके बाल बेहद रूखे थे और यूं ही इधर उधर चेहरे और गले में पड़े थे। उसने कंघी उठाई और बालों में खुशबू दी। कुछ देर बाद वो अलमारी के पास जा पहुंची। मैं स्कूल की तरफ जा रहा था। रास्ते में सब औरतों ने जोगिया कपड़े पहन रखे थे। इन्हें किसने बताया था? वो उदास थीं, जैसे ज़िंदगी की माहियत जान लेने पर उन्हें भी कोई बैराग हो गया था। उनके हाथों में खड़ताल थी और मुंह में भजन थे, जो न किसी को दिखाई दे रहे थे और न सुनाई दे रहे थे। वो भिक्षु बनी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जा रही थी और उन्हें खटखटा रही थी, लेकिन उस भरे शहर बम्बई में कोई इन्हें भिक्षा देने के लिए बाहर ना आ रहा था। स्कूल पहुंचा तो हेमंत बदस्तूर हंस रहा था। आज उसने पहल की। बोला, शहर की औरतों ने आज क्या रंग पहन रखा है?
मैं उस बेहिस आदमी को जवाब न देना चाहता था, लेकिन अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गया, आज सब जोगनें बन गई हैं, सब ने बैराग ले लिया है और जोगिया पहन लिया है। उस दिन मैं उसे और सुकेशी को गुलमहर के नीचे से पाम के पेड़ों में से घसीटता हुआ बाड़ के पास ले गया। सामने सड़क चल रही थी और उस पर इंसान के पुतले साकित थे। उन सब ने बैराग पा लिया था और जोगिया कफनियाँ पहने बिला इरादा बेमकसद फटी फटी आंखों से घूर रहे थे, जैसे इस दुनिया में कोई मर्द नहीं, कोई औरत नहीं जिसे उनको जवाब देना है। मैंने एक औरत की तरफ इशारा किया। वो जोगिया कपड़े पहने हाथ में कमंडल लिए जा रही थी। हेमंत खिलखिला के हंसा, साथ सुकेशी भी हंसी, जिसने जीन्स पहन रखी थी और उसके कूल्हे उसकी रानें तक दिखाई दे रही थीं। वो पूरे तौर पर मॉडल बन चुकी थी। जब हेमंत की हंसी थमी तो उसने कहा, तू बिल्कुल पागल हो गया है जुग्गल, कहाँ हैं जोगिया कपड़े? उस औरत ने तो एक ऊदी साड़ी पहन रखी है और वो कमंडल जो तुझे दिखाई देता है एक खूबसूरत पर्स है। सुकेशी ने भी हेमंत की तायीद की। मैं हवास बाख्ता सड़क पर खड़ा सामने देखता रहा। जब ही एक बस रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने आप से कहा। वो जोगन है, जोगिया कपड़े पहने हुए। मैं क्या अंधा हूँ? लेकिन अपनी आंखों पर यकीन करने के लिए मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मुझे यकीन हो गया और पीछे देखते हुए मैंने आवाज़ दी, हेमंत। लेकिन हेमंत और सुकेशी एक दूसरे की बाह में बाह डाले अंदर जा चुके थे। उनके कहकहे सुनाई दे रहे थे। वो मुझे ऐसे ही बेयारो मददगार इस सहरा के किनारे छोड़ गए थे, जैसे लोग किसी पागल आदमी को छोड़ जाते हैं। ये भी उनकी इनायत थी कि उन्होंने मुझे पत्थर नहीं मारे और न ही मुझे औलिया कहा था। और वो लड़की इस तरफ आ रही थी। अब तो मुझे पूरे संसार पर फैले हुए उस रंग के बारे में किसी किस्म का शक न था। इससे पहले कि मैं यकीन और ईमान की बुलंद आवाज़ के साथ हेमंत और सुकेशी को पुकारता, वो लड़की मेरे करीब आ चुकी थी। मैंने एक आवाज़ सुनी, बेर, और मैंने चौंक कर देखा। किसी दूसरे रंग का सवाल ही पैदा ना होता था, क्योंकि वो खुद जोगिया थी जिसे मैंने उस सुबह अपने ज्ञान भवन से बापू घर के खुले दरवाजे में से सब साड़ियों में से जोगिया रंग की साड़ी का इंतखाब करते देखा था। एक अजीब बेख्तियारी के आलम में मैंने एक कदम बढ़ाया और अजीब तर बेबसी के आलम में रुक गया। जोगिया बोली, मैं कल बड़ौदे जा रही हूँ। क्यों जोगिया, बड़ौदे में क्या है? मेरी ननिहाल, वहाँ मेरा ब्याह हो रहा है परसों। ओ, मैं तुमसे मिलने आई थी। तो मिलो। मैं जाने क्या कह रहा था। उस वक्त आर्ट्स स्कूल के कुछ लड़के लड़कियां, प्रिंसिपल साबरी और कुछ दूसरे लोग आ जा रहे थे, जब जोगिया ने अचानक इतने ज़ोर से मेरा मुंह चूम लिया कि मैं बौखला और लड़खड़ा कर रह गया। वो 18-19 बरस की लड़की के बजाय 35-40 बरस की एक भरपूर औरत बन गई थी। उसका बोसा कितना मुर्तइश था, कितनी मुक़द्दस वहशत शहवत थी उसमें। अगर कुछ लोग देख भी रहे थे तो वो हमें दिखाई न दिए। वो देख भी रहे थे तो क्या कर सकते थे? जाते हुए जोगिया ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम रोए तो मैं तुम्हें मारूंगी, हाँ। और साथ ही उसने मुझे मुक्का दिखाया और उसके बाद जोगिया चली गई। सवेरे ज्ञान भवन और बापू घर के सामने एक विक्टोरिया खड़ी थी, जिस पर बाजार का बोझ उठाने वाले कुछ सूटकेस और कुछ ट्रंक रख रहे थे और कुछ यूं ही इधर उधर का सामान। उन लोगों को रुखसत करने के लिए बापू घर के सब लोग नीचे चले आए थे, लेकिन सामने ज्ञान भवन से मेरे सिवा कोई ना आया था। मोटे भैया और भाभी तो क्या आते, मासूम हीमा को भी उन्होंने गुस्ल खाने में बंद कर दिया था, जहाँ से उसके रोने की आवाज़ गली में आ रही थी। पहले बिजोर की माँ और पंजाबन के सहारे जोगिया की माँ उतरी और गिरती पड़ती विक्टोरिया में बैठ गई। थोड़ा सांस दुरुस्त किया और फिर सबकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा बहनों, हम चलते भले तुम बसते भले। और फिर आई जोगिया। जोगिया ने हल्के गुलाबी रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी और गुलाब ही का फूल मेहनत और खूबसूरती से बनाए हुए जोड़े में टाँक रखा था। अभी वो विक्टोरिया में बैठी भी न थी कि अगियारी का पारसी पुरोहित उधर आ निकला। मैंने आदतन कहा, साहब जी। साहब जी, पारसी पुरोहित ने कहा और फिर मुझे और जोगिया को तकरीबन एक साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। आशीर्वाद में हाथ उठाए और मुंह में जिंदाउस्ता का जाप करता हुआ चला गया।
जोगिया गाड़ी में बैठी तो उसके होठों पर मुस्कुराहट थी जब मैं भी मुस्कुरा दिया।